नमस्कार। मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी और इस तैयारी में समाजवादी कुनबे की किस तरह की है तैयारी। समाजवादी पार्टी पिछली बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, इस बार वो प्रमुख विपक्षी दल है। लेकिन जहां तक जो जमीन में राजनीति करने की बात है एक विपक्षी दल के तौर पर, समाजवादी पार्टी उसमें ऐसा लगता है कि वो खरी नहीं उतरी है। जिस तरह से अगर सत्तारूढ़ बीजेपी पर ये आरोप है कि वो जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिन आकांक्षाओं को पूरा करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, उनको वो उस तरह से पूरा नहीं कर पाई है। उसी तरह समाजवादी पार्टी भी एक विपक्षी राजनीतिक दल के नाते उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह का प्रभाव उसको दिखाना चाहिए था, जिस तरह से जनता के बीच में उसकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए थी, वो एक तरह से दर्ज नहीं हुई। तो क्या है समाजवादी कुनबे की राह में किस तरह की चुनौतियां हैं, क्या उसका रास्ता है, और जिस रास्ते पर अखिलेश यादव चलने की कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते में सफलता की कितनी संभावना, इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले प्रोफेसर रविकांत, और थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे समाजवादी चिंतक पी के राय। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले सीपी राय जी जी बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मैं शरद जी आपसे करना चाहता हूं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ताजा घटनाक्रम चल रहा है, और आज जो सुबह सपा, जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसका 19वां सम्मेलन था। उस सम्मेलन में मऊ में अखिलेश यादव भी मौजूद थे, और उस सम्मेलन में उनको वहां पर ओम प्रकाश राजभर ने मैं आपके बीच उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री लेकर आया हूं, इस तरह से उनका परिचय कराया गया। अब कितना इस दावे में दम है, कितनी आपको चुनौतियां दिखती हैं अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल करने की राह में? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की बात को तो मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, किसी भी बात को, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है, तो वो जिस पार्टी के साथ भी जुड़ते हैं तो वो उसके लिए ऐसे ही कहते हैं। तो वो लाजमी है, छोटी छोटी सी पार्टी है उनकी, तो जिस बड़ी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उनको सब कुछ दिखता है। तो इसलिए उसको नहीं देखते हुए, लेकिन अखिलेश यादव ने किस तरीके से काम किया है वो देखने वाला है। और वो मुझे लगता है कि अभी एक तो बड़ी देर से वो उतरे हैं मैदान में। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब वो कितनी दुरुस्त रहते हैं ये बड़ा जरूरी है देखना। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह का कैंपेन उनका जिस स्फूर्ति के साथ होना चाहिए, उसमें मुझे लगता है अभी भी थोड़ी कमी है। और अब कहने को ये है, वो कहते रहते हैं कि नहीं नहीं बस अब हम लोग जुटने वाले हैं और हमारा रेगुलर ये चलेगा, लेकिन अब समय तो बहुत कम बचा है। अभी भी हमारी हाल में ऐसे ही किसी तीसरे व्यक्ति के मुलाकात हो गई थी, तो हमने पूछा, बोला नहीं नहीं हमारी ये लगी हुई है, प्रोग्राम्स हमारे लगे हैं, हर थोड़े दिन पे प्रोग्राम है। तो मुझे वो बड़ी बात थोड़ी सी अजीब सी लगी कि भाई आजकल आप समय इतना कम बचा है, थोड़ी देर पे प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, डेली होने चाहिए। तो खैर देखते हैं आगे। आज जो इन्होंने ये जो वो इस इलेक्शन का जब से शुरुआत हुई है, ये बार बार ये कहते थे कि हम छोटी पार्टियों को जोड़ेंगे। तो आज ये पहला मेजर एक ओकेजन है जब वो, और इस राजभर ने उनको मुख्य अतिथि बना के बुलाया था इस सम्मेलन में। उसमें कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको जो वहाँ शामिल थी। मुझे जो है, आप इस पे प्रकाश डाल सकते हैं कि उन पार्टियों की कितनी, कहाँ कुछ इलाकों में हैसियत है या नहीं है, जो भी है। तो इस तरीके से जो कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन सारा दारोमदार अखिलेश यादव पर ही है, क्योंकि इस इलेक्शन में अगर मेन विपक्ष पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। और वो कितने कारगर उनके, एक तो पहले बात कितना एफर्ट वो कर पाते हैं, और दूसरा कितना कारगर होगी वो तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा, हाँ, जिस तरह से मैंने बोला कि देर आए दुरुस्त आए, अब समय बताएगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये समय बताएगा कि आगे की राह उनके लिए कितनी आसान होने वाली है। ब्रजेश जी, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने आज उनको अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया,
ये ओम प्रकाश राजभर इस पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे, मंत्री पद भी उन्होंने उसका भी लाभ उठाया उन्होंने काफी समय तक। उसके बाद अभी हाल में वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक नई तरह का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जो इस तरह के राजनीतिक पार्टियों से गठजोड़ करके अपने को एक अलग तरह से, एक अलग घटक के तौर पर इस चुनाव में अपनी दावेदारी की बात कर रहे थे। लेकिन वो उनका दांव शायद आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अचानक उन्होंने बीजेपी के साथ हमारा समझौता हो सकता है, बीजेपी के साथ हम शामिल हो सकते हैं, इस तरह की बात की, और उसके बाद अब ये ताजा घटनाक्रम। आपको क्या लगता है कितना उनका ये जो आज का कदम था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर पर पूर्वांचल के जिलों में, किस तरह का इससे असर हो सकता है? गोविंद जी, वो समाजवादी पार्टी के साथ उनका जो गठजोड़ हुआ है, तो वास्तव में समाजवादी पार्टी का अपना आधार है, और वो इस बात के लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह किसी बड़ी पार्टी से उनका गठजोड़ हो जाए। वो इसके लिए काफी प्रयासरत थे। जहां तक ओवैसी का मामला था, ओवैसी के साथ तो इसलिए थे कि वो अपना बाजार भाव बढ़ाना चाहते थे कि उनकी क्या हैसियत है और वो बहुत खुद असर डालेंगे, ये उनके मन में था। उसके लिए वो काफी प्रयास कर रहे थे और उनके गले लग जाते थे और तमाम दावे करते थे कि पूर्वांचल में ये जो कुछ है समाजवादी पार्टी का, बीजेपी ने इसलिए उनको ज्यादा वो नहीं किया क्योंकि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में इनकी पूरी राजनीतिक कद को समझ लिया। हुआ ये था कि ये पूरे चुनाव में बीजेपी का विरोध करते रहे। वहां पर अंबेडकर नगर में डेरा डाले रहे, लेकिन कोई उसका ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ। और पूर्वांचल में भी तमाम सीटें जो आकलन किया गया, जो इनके इर्द गिर्द जहां रहते थे, इसके इर्द गिर्द सारा आंकड़े उठाए गए, तो पता चला कि बहुत ज्यादा नहीं है। मंत्री बनने के बाद वो काफी कुछ प्रभाव गंवा चुके थे। इनसे ज्यादा कई प्रभावशाली लीडर जो हैं वो रामचंद्र राजभर थे। उनका अंबेडकर नगर में भी है, उनका मऊ में भी है, गाजीपुर में भी है, और इसके साथ सुखदेव राजभर का भी अपना जनाधार रहा। ओम प्रकाश राजभर की दुकान बड़ी है, इन लोगों को का उनकी कोई दुकान नहीं है, लेकिन वो प्रभावी ज्यादा अपने समाज में, उनकी आवाज है। इनकी आवाज मंत्री बनने के बाद काफी कुछ धीमी पड़ चुकी है, इनकी चमक धीमी पड़ चुकी है, इसलिए इनको सारा प्रयास दौड़ भाग करनी पड़ी, काफी प्रयास करने पड़े, काफी पापड़ बेलने पड़े। और लेकिन जो है वो समाजवादी पार्टी का है, जो समाजवादी पार्टी के साथ है वो उसको मिलेगा। मैं नहीं समझता हूं, जो मैंने आकलन किया है पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भी और अब भी, उसमें ओम प्रकाश राजभर बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश वहां नहीं है। बदलाव की गुंजाइश यदि है तो जो राजभर के और नेता हैं, रामचंद्र राजभर, सुखदेव राजभर, इनमें ज्यादा ताकत है, और इसी कारण जो है इनको इतना भटकना पड़ा, इतना दौड़ना पड़ा और इतने सब प्रयास करने पड़े। बिल्कुल, बहुत तरह के जोड़ तोड़ करने के बाद अंततः एक ठिकाना मिला है ओम प्रकाश राजभर को, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये ठिकाना भी उनका स्थायी है। वो चुनाव से पहले फिर कौन सी करवट बैठते हैं, ये अभी एक तरह से अनिश्चित है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बीएसपी के 2-3 प्रमुख राजभर नेताओं को उन्होंने अपने साथ शामिल किया है समाजवादी पार्टी ने, और अब ओम प्रकाश राजभर भी उनसे जुड़े हैं। एक तरह से कई छोटी जातियों को, खास तौर पर पिछड़ी जातियों को अपने साथ एकजुट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। प्रोफेसर रविकांत, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जो अगला विधानसभा चुनाव है उसमें पिछड़ी जातियां, खास तौर पर जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका कितना असर रहेगा, कितना प्रभाव रहेगा, और किस तरह से किस तरह के गठजोड़ की आप संभावना देखते हैं? देखिए, जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिसमें बिंद, राजभर, केवट, मल्लाह, ये तमाम, प्रजापति, लोहार, कुम्हार, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका करीब करीब 15% इनको माना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि पिछले 2 दशक की अगर राजनीति देखें, बल्कि 3 दशक की, तो ज्यादातर ये जातियां कांशीराम साहब के साथ जुड़ी हुई थी और बीएसपी के साथ थी।
लेकिन बीच में मुलायम सिंह यादव ने भी उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। आपको याद होगा कि एक बार अति पिछड़ी 17 जातियों को मुलायम सिंह ने अनुसूचित जाति की कैटेगरी में डालने की कोशिश की। जी, और उसमें यही तमाम जातियां थीं, कुछ को छोड़ करके। तो जो 15% की तादाद है, और पूर्वांचल में तो ये राजभर काफी अच्छी स्थिति में है। मुझे लगता है कि तकरीबन 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां निर्णायक भूमिका में है, प्रभावशाली है। तो मुझे लगता है जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तबके को जोड़ना अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह की आपदाएं हैं उत्तर प्रदेश में इस समय, चाहे वो कोरोना के पहले की स्थितियां हो जिसमें आर्थिक बहुत बदहाली थी, और कोरोना में तो पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हुई, और जिस तरह की हम लोगों ने विसंगतियां देखी कि जहां लाशें तैर रही हों, लाशें दफनाई जा रही हों, और गांव में भी पंचायत चुनाव की वजह से तमाम मौतें हुई हैं। शहरों में जो मिडिल क्लास है वो दर 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 भटकता रहा, और उसके बाद जो बेकारी और महंगाई, खास करके ये मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत ज्यादा सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, और इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं जी। और बदलाव में एक विकल्प के रूप में अखिलेश यादव ने भले ही बहुत सक्रियता न दिखाई हो, लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने एक नैरेटिव बनाने में मैं समझता हूं कामयाबी हासिल की है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी कर रही है। उसका फायदा अखिलेश यादव को मिलते हुए दिख रहा है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ काम भी ऐसे किए हैं जो सीधे तौर पर लोगों को दिखते हैं। अब हालांकि वो एक्सप्रेस वे की बात करेंगे, मेट्रो की बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है गांव में जिस तरह से सड़कें बनी और जो पुल बने, तो वो चीजें हैं, या समाजवादी पेंशन योजना जिसका जिक्र आज अखिलेश यादव ने भी किया, और महिलाएं जिस खास तौर पर जहां से प्रभावित हुई थी। इसके अलावा चाहे वो 10-90 जैसी योजना उनकी रही हो, स्वास्थ्य को लेकर के उनकी जो एम्बुलेंस सेवा है वो रही हो, तो इन चीजों ने बहुत प्रभावित किया है लोग। लेकिन इस बीच में जो हुआ कि जो वो चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, मुसलमानों के खिलाफ जो एक नफरत पैदा की गई, स्वयं ओबीसी के बीच में एंटी यादव पूरी राजनीति की गई, और यादवों पर ये इल्जाम लगाया गया कि साहब वो बुद्धे, इस वजह से ये अति पिछड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी, जिसमें एक राजभर की भी भूमिका थी, संजय निषाद की भी भूमिका थी। और मुझे लगता है कि जो आरएसएस की राजनीति है उसने कांशीराम साहब के साथ जो लोग थे जो बाहर निकल करके गए, बहुत रणनीति के तहत मुझे लगता है कि इन जातियों के राजनीतिक दल बनाने में मदद की, या मैं ये कहूं कि राजनीतिक दल उन्होंने बनाए तो उसके बाद उनके भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा करने में बहुत बड़ी मदद की। और यही वजह है, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, या अपना दल जैसी पार्टी हो, या महान दल हो, ये तमाम ऐसे दल हैं जो सीधे हस्तक्षेप करते हैं आज की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। और इनके साथ आप कितनी भी बड़ी पार्टी हो, आपको समझौता करना ही करना होगा। अखिलेश यादव को ही यह बात समझ में आ गई थी कि ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़ी ताकत भले ही न रखते हो, लेकिन वो उनके साथ आने से एक फायदा तो होगा ही, लेकिन इसका ज्यादा फायदा ओम प्रकाश राजभर को होने जा रहा है, क्योंकि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा था ना कि जैसे बड़े दल के साथ जब गए तो उनको फायदा होगा, लेकिन इसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी होगा। तो मुझे लगता है कि इन अति पिछड़ी जातियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस चुनाव में। एक बात मैं और कहूंगा कि अखिलेश यादव ने आज की रैली में एक बिल्कुल स्पष्ट लकीर खींच दी है, जब वो वंचित, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक तबके की बात कर रहे थे। और मुझे लगता है कि आज एक दर्द भी उनका छलका जब उन्होंने कहा कि हम खोया हुआ सम्मान वापस लेंगे। तो मुझे याद आया कि जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया, और जो उन पर आरोप लगाए गए कि वो टोटी लेकर के गए, मुझे लगता है कि वो कहीं अपने भीतर की टीस को उस पूरे समाज की टीस के साथ जोड़ करके और एक बदलाव की आकांक्षा व्यक्त करते हुए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जहां आपने जो बात कही वो काफी महत्वपूर्ण है। और जहां तक सम्मान की बात है, जो उनके करीब के लोग भी हैं वो भी ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता से एकदम से हाशिए पर आ गए, विपक्ष की भूमिका में आ गए, उसकी टीस उनके अंदर है। और व्यक्तिगत तौर पर उनके बहुत सारे साथी
अभी भी ये मानते हैं कि अखिलेश यादव कहीं न कहीं अपने को एक मुख्यमंत्री के तौर पर ही मानते हैं, वैसे ही देखते हैं। उनके जो दैनिक कार्यकलाप हैं, लोगों से मिलने मिलाने के, इस तरह के, उनमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अभी विपक्ष की भूमिका में नहीं बल्कि सत्ता में है। इस तरह की भी एक बात है। लेकिन बात सम्मान की यहाँ पर हुई थी। हुसैन अफसर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक सम्मान की बात अखिलेश यादव आज वापस करने की बात कर रहे हैं। एक सम्मान सम्मान की बात तब हुई थी जब वो सत्ता में थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और एक तरह से अपने पिता को उन्होंने, जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, जिसने उस पार्टी को जन्म दिया था, उस पार्टी की नींव को मजबूत किया था, उस पार्टी को खड़ा किया था, यानी मुलायम सिंह यादव, उनको अध्यक्ष पद से हटाया था और हजारों की भीड़ के सामने हाथ उठाकर उनको पद से हटाया था। तो एक सम्मान को ठेस शायद उन्होंने तब भी पहुंचाई थी। और वो जो झगड़ा है, मुलायम सिंह यादव तो अब एक तरह से ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बहुत सक्रिय हस्तक्षेप कर सकें, लेकिन जो उनके चाचा थे शिवपाल सिंह यादव, उनकी राह उस वक्त अलग हो गई थी। और शिवपाल सिंह की राह अभी भी बिल्कुल इस तरह की है जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात है, उसी तरह से शिवपाल सिंह यादव की भी बात है। और वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे। वो बार बार गठजोड़ की बात कर रहे हैं, सपा के साथ शामिल होने की, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी नहीं दिखाई देगी। आप क्या मानते हैं, ये चाचा भतीजे का जोड़ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए कितना जरूरी है, और इसमें अगर कोई बाधा बन रही है तो वो क्या हो सकती है? देखिए, आम वोटरों को ये बात बहुत पहले से नागवार गुजर रही थी, खास करके जो सेकुलर और या अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, कि ये जो आपस की चाचा भतीजे की लड़ाई है, इसका खमियाजा जो है अल्टीमेट जो अल्पसंख्यक हैं या जो पिछड़े हैं वो है दूसरे लोग हैं जो सेकुलर फोर्सेस कहलाते हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। और वो तकरीबन यही हो गया। जी ने राजभर साहब को जो लिया है, राजभर साहब का कोई भरोसा उन पर अवाम का नहीं है, इस वजह से कि वो एक हाशिए पर खड़े हुए थे। दूसरी चीज है कि जिस तरीके से उन्होंने यानी गठबंधन के लिए कभी इनके पास जा रहे हैं, कभी इनके पास जा रहे हैं, और एक बहुत ही अजीब सा सशंकित हो के वो काम कर रहे थे, उससे भी लोगों में कोई भरोसा उस पार्टी के तहीं पैदा नहीं हुआ है अभी भी। अब ये जरूर है कि सम्मान वापस करने के लिए जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको वो कर रहे हैं, लेकिन जैसा ब्रजेश साहब ने कहा कि जो दूसरे राजभर हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है और उनका बेस बहुत बढ़ाएगा। अब ये अभी भी इनका कोई ठीक नहीं है कि इलेक्शन से पहले इनके क्या सुर हो जाए और पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो क्या हो, तो ये एक बहुत सोचने की बात है। आज की रैली में एक बात जो सबसे अच्छी देखी गई है वो ये है कि जो बैनर पीछे लगा था उस पर आजम खान की तस्वीर भी थी, और आजम खान की तस्वीर की वजह से वो जरा सा जो अखिलेश के ऊपर मुसलमान भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने साथ नहीं दिया उनका पूरी तरह से, और उनको साथ देना चाहिए था। तो थोड़ा सा मैसेज ये गया कि जो खोया हुआ सम्मान है, क्योंकि आजम खान का के साथ जो हुआ है उससे भी ये आहत तो ही है और सम्मान में ठेस लगी हैगी, वो एक बात है अपनी जगह पर। लेकिन यही मेरा ये कहना है कि ये राजभर साहब इतना अपना तो फायदा वो उठा लेंगे, लेकिन पार्टी को दे पाएंगे फायदा कि नहीं दे पाएंगे। बस ये जरूर है कि वो कहीं और ना जाने पाए, तो उनको समेट के रख लो अपने पास, एक स्टेपनी बना लो या एक साइड कार बना लो, लेकिन उससे अखिलेश को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, जहां तक मेरी मामूली मालूमात है। जी जी, बिल्कुल कुछ ना कुछ असर होगा, लेकिन वो कितना होगा ये अभी एक बहुत वक्त इसको बता पाएगा कि वाकई में कितना फायदा हुआ है, किसको फायदा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं शरद जी, जो मैंने सवाल हुसैन अफसर साहब से किया था, मैं आपसे भी वही करना चाहता हूँ। जो चाचा भतीजे के बीच का जो दूरी है, कितनी अगर ये दूरी खत्म हो जाए तो समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता गोविंद कि ये दूरी इस में खत्म होने वाली है, क्योंकि एक दोनों के बीच में जो है सस्पेशन बहुत ज्यादा है, खासतौर से चाचा भतीजे को चाचा के ऊपर सस्पेशन बहुत है। और मुझे लगता है उसका कारण ये भी है कि शुरू से जब से उन्होंने अलग से पार्टी बनाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन पर थोड़ा मेहरबान रही है, ऐसा दिखता रहा है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं उनको या तो मतलब आजकल देखिए सीबीआई और ईडी को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है,
तो इस तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डाला गया है। तो इस ऐसी सूरत में, और आज की डेट में दिखता भी ऐसा है कि शिवपाल यादव ज्यादा कीन हैं अपने भतीजे के साथ जुड़ने में बजाय भतीजा उनके। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश को कोई बहुत बड़ा उनके जुड़ने से फायदा होगा, उनके अलग रहने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतना प्रभावी नुकसान या फायदा नहीं होगा। तो ये गाड़ी ऐसे ही चलने वाली है, अलग ही अलग चलने वाली है, क्योंकि आज की डेट में उनको शिवपाल यादव को जोड़ करके खतरा ज्यादा है ये समझा जाता है अखिलेश के लिए, बजाय उनके जोड़ के फायदा उनके। जी बिल्कुल, जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें शिवपाल यादव पर एक आरोप तो एक तरह से ये है ही कि वो बीजेपी के करीब हैं। कई बार बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करने का भी आरोप उन पर है, हालांकि वो बार बार इसका खंडन करते हैं और अपनी एक अलग राह तो करेंगे ही, कोई भी खंडन करेगा कि जब कोई आरोप लगाया जाता है खंडन तो सभी करते हैं, लेकिन अपनी एक अलग राह बनाने की वो बात बार बार करते रहे हैं। लेकिन जो ब्रजेश जी, जिस तरह से आज का जो एक कुछ पार्टियों को और खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर को साथ लाकर समाजवादी पार्टी ने पहली बार एक तरह से जनता के बीच में शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है। मऊ का इलाका था, भीड़ भी वहां काफी थी। दूसरी तरफ आज बीजेपी की रैली में भी कुछ छोटे गैर राजनीतिक संगठनों या राजनीतिक संगठनों ने, जिसमें जो पिछड़ी जातियों से जुड़े संगठन भी थे, बीजेपी के साथ आने की बात करी है। अब बीजेपी के लिए जो छोटे राजनीतिक दल हैं और खास तौर पर जो अति पिछड़ी जातियों से जुड़े राजनीतिक दल हैं, जिनमें निषाद पार्टी को तो एक तरह से बीजेपी ने अपने पक्ष में कर ही लिया है, आज उनके एक प्रतिनिधि ने विधान परिषद की भी शपथ ली है, लेकिन बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इन जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं और अति पिछड़ों से जुड़ी राजनीति है उसको अपने पक्ष में करना, और क्या बीजेपी के लिए आसान है ये कर पाना? अब देखिए, ये जो छोटे दल हैं इनको मिलाना, गोविंद जी, ये एक संदेश ज्यादा है, माहौल बनाने के लिए ज्यादा इसका उपयोग है। इतने लोग मिल रहे हैं आके, ऐसा नहीं है कि वोट का फायदा नहीं होगा, वोट का फायदा होता है फायदा, लेकिन ये जो है दल, इससे ये होता है कि मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मेरे साथ मिले हैं उस समाज में कहने के लिए कि साहब जैसे राजभर आ गए हैं, संजय निषाद है, बीजेपी के साथ चले, अपना दल है, तो इसके ये इनका अपना कुछ उसमें जनाधार है, वो जनाधार का फायदा, और ये कहने के लिए हर उसमें कि ये छोट पिछड़े वर्ग के लोग मेरे उसमें आ रहे हैं। जहां तक आप भी मैं इस बात से सहमत हूं शरद जी से कि जो शिवपाल सिंह यादव का जो सब अखिलेश की दूरी है, वास्तव में इसमें यदि एक हो जाए तो एक बड़ा संदेश जाएगा। लेकिन जब मैं फिरोजाबाद से घुसा था 2019 के चुनाव में, उसके बाद तो 4 जिले ऐसे हैं जहां कहीं कहीं उनका प्रभाव दिखता है। उसका कारण क्या है कि मुलायम सिंह जी कहीं स्वयं नहीं जाते थे, उन्हीं को भेजते थे, वो जाते थे, उनके पत्र के जाते थे, जीवन अमृत तो सारे संस्कारों में वो जाते थे, तो वो उनका उस क्षेत्र में वो है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरे प्रदेश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। वो यदि मिल जाएंगे तो 16 में सुहागा, नहीं मिलेंगे तो कोई वो नहीं है। जहां तक बीजेपी से मतलब इनके मिलने का सवाल है कि बीजेपी के पद नरम रहे हैं, वास्तव में आप इन छोटे दलों के साथ बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क ये भी है, आप समझौता भी करते हैं, आप राष्ट्रीय लोकदल से लेकर के, मैं यहां तक की बात करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल तो बड़ा दल है, जिसकी सरकार होती है उसी के ये दल हो जाते हैं। यदि आप 20-25 सीटें कम पड़ी इधर तो उधर, अब बढ़ना, अब मैं पिछले 30 साल से यही देख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो है तत्काल सबसे पहले दौड़ के पंचायत दल पहुंचेंगे और अपना समर्थन लेकर दे देंगे कि लगाओ गवर्नर के यहाँ इसको, हम तो पहले ही, हमारा तो दम घुटा जा रहा था चुनाव भर, इनसे क्या मिल रहे थे। तो ये सारी बातें हैं। तो ये
ये आप लड़ाइए। इसीलिए बहुत राष्ट्रीय दल क्या करते हैं, कहते हैं हमारे चुनाव चिन्ह से लड़ लीजिए। चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे तो भाग नहीं सकते आप, तो कहते हैं नहीं अब हम तो अपने चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे। तो कई बीजेपी ने पिछली बार देखा, इनके कई लोगों को टिकट दे दिया था बीजेपी ने, मतलब अपना चुनाव चिन्ह वो करके, ओम प्रकाश राजभर का, और इनकी बात नहीं मानी थी कई सीटों पे। तो इसके लिए इसीलिए एक एक सीट की लड़ाई लड़ते हैं कि साहब ये जो है पूरा पता चला कि पूरा पैसा ही पानी में चला गया चुनाव के बाद, पूरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बात है। और इस रिस्क से सभी दल बचते हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल हो। जी बिल्कुल, हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल के वर्षों में देखा भी है कि छोटे राजनीतिक दल रातों रात पाला बदलते हैं और सत्ता के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई प्रकरणों में ऐसा हुआ है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत, जो ये अगला विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है कि इसमें जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो कितना बड़ा मुद्दा होंगी, और क्या वो निर्णायक भी हो सकती हैं अगले विधानसभा चुनाव में? ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है, 15% वोट है, और तमाम सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में तो खास करके ये जो तमाम जातियां हैं, तो इसलिए इन जातियों को तो जोड़ना ही जोड़ना है। दरअसल जिस तरह से पिछड़ों पर केंद्रित हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति, अब ओम प्रकाश राजभर ने जनगणना का भी, जातीय जनगणना का भी सवाल उठाया उस मंच पर। तो मुझे लगता है कि पिछड़ा केंद्रित जो राजनीति होती जा रही है, उसमें अगर आप अति पिछड़ों को छोड़ते हैं तो बीजेपी तो पूरे गिर दृष्टि लगाए बैठी हुई, क्योंकि उसके लिए बीजेपी की तारीफ करनी होगी उसकी राजनीति की, कि उसने कभी इस बात को नहीं देखा कि साहब इनके मत कितना है, वो लाखों में है कि करोड़ों में, या कितनी सीटों पर प्रभावित कर रहा है। उन्होंने गोंड से लेकर के तमाम ऐसी जातियां जिनकी तादाद बहुत कम है, जो एक एक दो सीट पर प्रभावित करते हैं, उनके राज्यपाल तक बनाए, उनको टिकट दिए। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है बीजेपी की, उसका उसे लाभ हुआ है विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी। और वहीं से तो वो ये नैरेटिव पैदा करते हैं कि साहब देखिए, जो समाजवादी पार्टी है उसने सिर्फ यादवों का भला किया है, वो प्रतिनिधित्व दिया है, आपको तो दिया नहीं है। रिजर्वेशन का फायदा भी उन्हीं जातियों को मिला है, आपको मिला नहीं है। तो ये नैरेटिव गढ़ के उन्होंने इन जातियों को अपने साथ जोड़ा, और इन जातियों के जो नेता हैं, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, केशव देव मौर्य हो, वगैरह वगैरह, इन लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, खास करके सत्ता के साथ जुड़ने की, और इनके लिए सूत्र भी वही है कि बड़े आसानी से ये कहते हैं कि साहब हम तो बाबा साहब के मूल्यों पर चल रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। तो इसलिए इनको आइडियोलॉजी सारी इनकी खत्म हो जाती है। ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, पानी पी पी करके बीजेपी को गरिया रहे हैं, और पूरा बीजेपी में आप कैबिनेट मंत्री रह करके आए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को जो फायदा होने जा रहा है ओम प्रकाश राजभर के होने से, वो ये है कि सबसे ज्यादा कोसने वाला कोई आदमी है तो ओम प्रकाश राजभर है बीजेपी। आगे भी वो जी भर के बीजेपी को कटघरे में खड़े, उनके पास सुखदेव राजभर या और जो नेता है वो उस तरह से नहीं बोल पाते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़बोले किस्म के नेता है, बहुत बड़बोले किस्म के नेता है। गोविंद जी एक बात ये कहना चाहते थे कि जो अति पिछड़े हैं वो रवि जी को इसमें संशोधन कर ले, 15% नहीं है, करीब 28% है वो जी। ये जातियां 28% हैं, और 28% से थोड़ा ज्यादा है, कम नहीं है ये जी। आप किसी गांव में चले जाइए, जो यादव और कुर्मी ये करीब 12-13% है दोनों मिला करके, और बाकी तो सब अति पिछड़े ही हैं। तो 15% से बहुत ज्यादा है वो, और इधर वो घूम जाते हैं। ये जो गणना है ये एक बड़ा मुद्दा भी है। ये थोड़ा सा भ्रामक है, क्योंकि मैं जो डेटा दे रहा हूँ उसमें यादव, कुर्मी, जाट इनको छोड़ करके दे रहा हूँ, तो वो आप जोड़ेंगे तो थोड़ा सा फर्क होगा। और हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वो 15 ना हो, वो 25 भी हो सकता है। तो
चूंकि वो ओबीसी की जनगणना उस तरह से नहीं है। वो बिल्कुल एक बड़ा पहलू रवि जी, है। एक बात बताना चाहता था लेकिन मैं आपको। हुसैन अख्तर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, वक्त कम है हमारे पास। एक यहाँ पर अभी जाट जातियों की बात हुई, रविकांत जी ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हाल की घटनाएं हुई हैं, किसान आंदोलन भी हुआ है, इन तमाम चीजों ने जो चौधरी अजीत सिंह जिस राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाए थे, उस राजनीति को जयंत चौधरी को यह अवसर दिया है कि वो फिर से चौधरी चरण सिंह वाली राजनीति को आगे बढ़ा पाए। कितना आपको लगता है? एक चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी का अगले विधानसभा चुनाव में जो भारतीय लोकदल है उसके साथ गठजोड़ नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो जितनी सीटों की मांग कर रहा है, समाजवादी पार्टी उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है और कांग्रेस देने को तैयार है। इस तरह की भी चर्चाएं कहीं हैं। आपको क्या लगता है, ये जो एक पिछड़ी जातियों का एक जो घटक है, जाट जातियों का, ये कितना महत्वपूर्ण होगा समाजवादी पार्टी के देखिए, इम्पोर्टेंट तो ही है वो खास करके चौधरी साहब का खानदान और का काम भी है, और उधर उन लोगों ने उनका जात बिरादरी का भी मामला बहुत पक्का है, तो फायदा तो होगा। लेकिन ये कि अगर वो समाजवादी से उनका गठबंधन हो जाए तो ज्यादा फायदा हो सकता है दोनों को। लेकिन जाहिर है कि वो जितनी डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड अगर अखिलेश यादव पूरी कर देंगे तो उनको ये खतरा आएगा कि फिर हमारी आगे सरकार बनने में दुश्वारियां हो सकती हैं, जीतने के बाद अगर जीतते हैं तो उनके लिए भी बेहतर यही है कि दूसरा ऑप्शन कोई ढूंढे, या हो सकता है कि इलेक्शन से पहले हालात ऐसे बदलें कि कोई गठबंधन हो जाए या कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं इनका कोई भरोसा नहीं, जैसा अभी सबने कहा, अभी कोई भरोसा नहीं है, और ये जमीर की आवाज के ऊपर रातों रात बदल जाते हैं एकदम से। कहते हैं से दम हमारा घुट रहा था और ऑक्सीजन की भी जरूरत थी, अब हमें समझ में आ रहा है कि दुनिया क्या है और आवाम के साथी हैं। तो दूसरी बात ये कि वो जो किसानों वाला मसला है, वो जो भी किसानों के हक में इधर से पश्चिम में वो करेगा उसको फायदा तो होगा ही। बिल्कुल। पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी अपने पार्टी अपने तमाम जो रणनीति है उसको बहुत करीबी तौर पर, बहुत गहराई से उसको दुरुस्त करने में लगी है। राजभर परिवार अलग अलग जो बीएसपी के साथ थे उनको भी, और अब ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ किया है। बाकी जातियों में भी वो कोशिश में है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग उनका एक गठजोड़ बने। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी जो एक गठजोड़ पहले से बना था समाजवादी पार्टी और भारतीय लोकदल का, उसमें कुछ एक तरह से आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये सवाल समाजवादी पार्टी के लिहाज से, समाजवादी पार्टी को अगर सत्ता में आने की कोशिश करनी है तो उसे इस पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि पूरब और पश्चिम दोनों तरफ अगर वो अपना बैलेंस बना के चलेंगे तभी शायद ज्यादा बड़ी राजनीतिक सफलता उनको मिलेगी। क्योंकि पश्चिम में अगर जाट वोट और मुस्लिम वोट एक साथ हो जाए तो उसका लाभ किसी भी राजनीतिक दल को ज्यादा हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले आने वाले जो दिन हैं उसमें कुछ हमको और इस तरह के गठजोड़, कुछ और इस तरह के नए राजनीतिक रिश्ते बनते बिगड़ते दिखाई देंगे। लेकिन जो भी हो, उत्तर प्रदेश की जो अगली सरकार हो वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करे, उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करे, न कि अपने विधायक, अपने मंत्री और अपने कुनबों के हित के लिए। हम इसी उम्मीद के साथ आपकी बात को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव हैं, अपनी जो टिप्पणियां हैं उनसे हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश द फ्री प्रेस के जरिए कर रहे हैं वो कोशिश और बेहतर ढंग से अपने मुकाम तक पहुंचे। इसके लिए आप सबका सहयोग जरूरी है। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।